नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट की सचिन पर। इनकम टैक्स में लोगों के केस लगते हैं, जो कंसल्टेंट हैं, जो काम करते हैं ये वाला, और क्लाइंट कई बार उस प्रोसेस से अनजान होते हैं कि नोटिस आया है तो किस चीज़ के लिए आया है, मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर से क्या मांगना है, मुझे क्या क्या जवाब देना है, कब कब क्या क्या चीज़ आएगी, उसमें ऑर्डर पास हो गया नहीं। मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो भी थोड़े से कंफ्यूज से रहता है कि सर ये आया है, क्या करना है, वो क्या करना है। भाई हम तो सुबह शाम काम करते हैं, लेकिन क्लाइंट परेशान रहते हैं। तो आज की वीडियो सभी के लिए है जिनके पास 148 के यानी कि इनकम एस्केपमेंट के नोटिस आते हैं। क्या करना है, कैसे होता है, इसके ऊपर कम से कम 5-6 वीडियो बनाऊंगा। 3-4 तो डाल चुका हूं मैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा, थोड़ा सा लॉ के बारे में बताऊंगा, थोड़ा प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा बता दूं कि 148 के जो नोटिस होते हैं कब कब आ सकते हैं, क्या क्या इनकम होता है, थोड़ा सा व्यू दे दूं। 147 के अंदर सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड होता है सेक्शन इनकम टैक्स का, और 148 ए से लेके 148 में स्टार्ट होता है प्रोसीजर। क्या होता है मेरी आईटीआर या इंफॉर्मेशन पे बेस होते हैं जितने भी हैं। किसी ने कैश डिपॉजिट कर दिया, आईटीआर फाइल नहीं करी, या कैश डिपॉजिट था 50 लाख रुपए का, आईटीआर भरी 5 लाख की, प्रॉपर्टी खरीद ली 1 करोड़ की वाइफ के नाम पर, कमाता था हस्बैंड, वाइफ की आईटीआर फाइल नहीं करते। परचेज तो कर सकते हैं लेकिन सिस्टम पकड़ लेता है। सिस्टम पकड़ता तो क्या कहता है वो, आपके 3 साल तक नोटिस आ सकते हैं अगर 50 लाख से कम की कोई ट्रांजेक्शन्स हैं। यानी कि किसी ने 49 लाख की अगर प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका केस इसमें आएगा। अगर किसी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, बेची है, आईटीआर फाइल नहीं करी है, मिसमैच है आईटीआर से, लगता है इनकम टैक्स ऑफिसर को, तो 10 साल का टाइम लगेगा। ये रहा 50 लाख या उससे ऊपर की इनकम एस्केपमेंट है तो इसमें आएगा 10 साल। अब सरकार से पूछो कि भाई तू 1-2 साल में काम क्यों नहीं करा लेती। मान लीजिए किसी का क्रेडिट कार्ड यूज हुआ है 1.25 करोड़ का, 8 साल 9 साल पहले का, मैं केस करा रहा हूँ। 9 साल पहले का क्या मेरे पास क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट होगी, क्या मेरे पास बैंक स्टेटमेंट होगी, क्या मुझे याद होगा? कुछ भी याद नहीं होता। और इनकम टैक्स वाले के पास भी कुछ नहीं होता। मेरे हिसाब से 10-10 साल ये सरकार ने अपनी सहूलत के हिसाब से रखा हुआ है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास स्टाफ नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास स्टाफ नहीं है, आपके पास इतना बड़ा एंटायर सिस्टम है, आप काम नहीं कर पाते और हमसे उम्मीद रखते हो कि हम आपको 10 साल पुरानी चीज़ें दे दें। कैसे पॉसिबल है? ठीक होना चाहिए सिस्टम। इसलिए कहता हूँ कि हमें अवेयरनेस लानी चाहिए। जब तक हम बोलेंगे नहीं कैसे होगा। कई बार लोग कमेंट में लिखते हैं तेरी बात सुनेगा कौन, कौन मानेगा। भैया कोई तो सुनेगा, कोई तो बोलेगा ना, मैं बोलूँगा। चलिए कोई नहीं, इमोशनल से बाहर आता हूँ। अब जितने भी नोटिस अभी आए हैं वो AY 2021 के आए हैं, 3 साल की बात कर रहा हूँ मैं। आईटीआर फाइल करी हो या ना करी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 31 मार्च 24 तक आपके पास नोटिस आ चुके होंगे। ध्यान रखिएगा, क्या आ चुके होंगे? 31 मार्च 24 लास्ट डेट थी इसकी, आ चुके होंगे। और जो ऑर्डर पास होना है 31 मार्च 2025 तक ऑर्डर पास होना है, यानी कि 1 साल का टाइम है। ऑर्डर से मेरा मतलब क्या है, पूरा सीक्वेंस चलेगा, रिप्लाई जाएगा आएगा और एक फाइनल ऑर्डर पास होगा, जिसके अंदर या तो जो एडिशन है वो ड्रॉप होगी या डिमांड निकलेगी। अब सिस्टम क्या है ये समझ लो। ये ज़्यादातर मैं उनके लिए बना रहा हूँ, सीए हैं, एडवोकेट हैं, कंसल्टेंट हैं, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन से रहती है कि प्रोसीजर क्या है, किन कागजों का हमें इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग प्रोसीजर होती है, आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट कराया, डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन होगी 148A के अंदर। ये रहा 148A क्लोज A जो स्टार्ट होता है, उसमें लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन होगी, AO वेरीफाई करेगा, ये सब करेगा। उसके बाद वो आपको सेक्शन 148AB में एक शो कॉज नोटिस देगा। इसके अंदर आपका नाम लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, ऑनलाइन आएगा सारा मेल पर। ईमेल आईडी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। 99% केस तो खराब होते हैं ईमेल आईडी गलत डिलीवरी पोर्टल पे। चेक कर ले क्या ईमेल आईडी आप ही की डिलीवरी है। मैं कंसल्टेंट, सीए, एडवोकेट सबसे कहूँगा कि हमेशा ईमेल आईडी क्लाइंट की डालें, सेकंड नंबर पर अपनी डाल दें, ताकि क्लाइंट आपको इन्फॉर्म कर दे, आपके पीछे बढ़ जाए। शो कॉज में लिखा होता है कि आपने क्या करा है, कि जैसे कैश डिपॉजिट है, लिखा होगा कि आपने 50 लाख का कैश डिपॉजिट कराया हुआ है, आपने आईटीआर जो फाइल करी वो 2 लाख रुपए की है, तो आपके आईटीआर से मिसमैच हो रही है ये चीज़। मतलब लग नहीं पा रहा कि यार ठीक ठाक है कि नहीं है। 50 लाख जमा कराने वाला 2 लाख की कैसे दिखा रहा है, सस्पिशियस लग रहा है, थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। यानी कि इंक्वायरी चल रही है अभी आपकी, आपको दिया गया कि बता दो मैं क्या चीज़ है। केस लगने से पहले का काम है ये, अभी केस लगा नहीं है, अभी इंक्वायरी चल रही है। आपके पास एक वार्निंग आई है, एक इंटीमेशन आई है कि हमें बता दो। अब आप रिप्लाई देते हो, बताओगे, ये पूरा रिप्लाई जाता है ढंग से, प्रॉपर वन टाइम में। ये नहीं लिखना
कि ये मेरा कैश वाला कैश था। एक जनरल एक लेटर एक पेज का नहीं बनना है, ढंग से रिप्लाई जाता है 40-50 पेजों का, प्रैक्टिकली बिल्कुल एविडेंस के साथ, सबमिशन के साथ, ऑब्जेक्शन के साथ। ऑफिसर खुश हो सकता है या नाराज भी हो सकता है। 148A(D) के अंदर ऑर्डर पास कर देगा, यानी कि आपका केस अब स्टार्ट हो गया। उसने ये मान लिया कि आपने रिप्लाई फाइल करा, रिप्लाई से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, रिप्लाई गलत था, आपका केस अब लगेगा, यानी कि अब जेल होगी। इस टाइप का मान के चलिए कि नहीं आपने रिप्लाई दिया ठीक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं यहाँ क्या है, इन जगहों पर आपका जो केस है वो इनकम टैक्स से आता है, यानी कि जहां पे आप जाके मिल सकते हो, अपनी बात समझा सकते हो, अपनी बात बता सकते हो। यहां के बाद जब ऑर्डर पास हो गया और आपके पास 148 का नोटिस आ गया, यानी कि केस लग गया, 1 साल चलेगा जो, फिर आपका चला जाता है फेसलेस में। फेसलेस यानी कि ये नहीं पता आप बैठे हो दिल्ली में, आपका केस चल रहा है केरला में, बॉम्बे में, कहाँ कहीं नहीं, यानी कि आप बात ही नहीं कर पाओगे। आप ऑफिसर से मिलके इस स्टेज पर बात कर सकते हो, यानी कि जैसे आपके पास 148A(B) का नोटिस आया, आपने फटाफट ढंग का एक रिप्लाई बनाया, अच्छा सा रिप्लाई को अपलोड करा, एक रिक्वेस्ट मांग ली कि हमें पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट चाहिए, आपके पास डेट आएगी, आप जाइए ऑफिसर से मिलके समझाइए कि सर ये चीज़ें हैं, इस मैटर को क्लोज ऐसे करना है, वैसे करना है, सबमिशन मेरा बहुत बढ़िया है, मेरिट पर है, यही दिक्कतें हैं, यही कागज हैं एविडेंस के अंदर। तो क्या होगा, मैटर यहीं पे क्लोज है। 148A(D) के अंदर लिख देगा सैसी कि मैटर क्लोज हो गया है, कागज ओके है, केस खोलने की जरूरत नहीं है। मैं अपने ऑलमोस्ट 50% केस इसी स्टेज पर बंद करा देता हूं। भैया मुझे आगे इतना लंबा चक्कर पालना है, इससे अच्छा मैं यहीं पे रिप्लाई बना लूं, वन टाइम रिप्लाई बनाता हूं, फीस मैं पूरी लेता हूं जो पूरी केस की फीस होती है, क्योंकि रिप्लाई पूरा वहां जो बनना है पूरा वन टाइम बनता है, सॉलिड रिप्लाई बनता है वन टाइम का। तो फीस हमेशा पूरी ले लो कि भैया तेरा केस लगेगा तो भी ठीक है, इसके बाद लगेगा तो भी ठीक है, नहीं लगेगा तो यहाँ ड्रॉप हो गया तब भी मामला बंद हो गया। तो कोशिश ये की जाती है कि यहीं पे मामला क्लोज करा लें। कितना इंपॉर्टेंट है इस नोटिस को समझना, और उसको मिस कर दिया तो आपका केस लग गया। चलिए फिर आता हूँ मैं। जब ये वाला ऑर्डर पास हो गया, इसका मतलब आपका केस सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको 148 का नोटिस आएगा ITR भरने के लिए, उसमें टाइम लिखा होता है, कई बार 30 दिन में लिखा होता है, कई बार 3 महीने यानी कि 90 दिन का भी टाइम देता है। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, मान लो 30 दिन का आया, आप उसे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि मुझे टाइम दे दीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ITR भरना मैंडेटरी है। कई बार क्लाइंट कहता है ITR तो भरी हुई, मैं दोबारा क्यों भरूँ, 148 में आया है, ITR भरनी है। यहाँ पे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो, आपको लगता है यार थोड़ी चोरी हो गई, टैक्स की गलती हो गई है, ठीक कर लीजिए, यहाँ पे मैंडेटरी है। टैक्स भी पे कर दें, टाइम पे फाइल करें। टाइम पे फाइल करने से क्या होगा, आपके पास 139 के अंदर ITR मानी जाती है ये, और कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। एक केस आया था मेरे पास, कैश डिपॉजिट था, मुझे लगा कि यार क्या कैश डिपॉजिट है, वाकई में सेंसिटिव मामला है, मैंने उसकी ITR भर दी, कैश दिखा दिया, उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स भी जमा कराया। वो मेरे से कह भी रहता कि सर क्यों जमा करा रहे हो, ये है वो, उनको बोलने दो। मैं कहा ना, अब हमारे हिसाब से चल, हम बताएंगे। टैक्स जमा कराया उसका मैंने, ठीक ठाक हो गया। उसके बाद पेनल्टी का नोटिस भी आया, उसकी हमने पेनल्टी ड्रॉप करवाई, फैक्ट लिखे हमने, कई सारी लीगल चीज़ थी, डिटेल में फिर कभी बताऊंगा। ITR टाइम पे फाइल करनी है, ITR टाइम पर फाइल करनी है आपको। ITR फाइल करने के बाद आपके पास आएगा 143(2) का नोटिस। इसके साथ क्वेश्चनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका आपने कोई रिप्लाई नहीं करना है। वैसे ये जनरल है, जुडिक्शन के लिए होता है, ये मैंडेटरी है इशू करना। इसके बाद आप क्या करें, एक कॉपी ले लें अप्रूवल की AO से। ज़्यादातर केस के अंदर 151 की अप्रूवल अटैच नहीं करते हैं ये, अगर अटैच नहीं है तो अप्रूवल मंगा लें, अप्रूवल में ऑब्जेक्शन फाइल करने होते हैं, अप्रूवल मंगा लें, और साथ में ये भी मंगा लें कि कौन सी इंफॉर्मेशन थी जिसके बेस पे मेरा केस खोला गया है 148A क्लोज A के अंदर। मुझे बताएगा ना वो कि 26A से लिया उसने, कहाँ SFT की इन्फॉर्मेशन थी, क्या उसने कोई इंक्वायरी करी कि नहीं करी, या सीधा मेरे को जुर्म मान लिया, मुजरिम मान लिया। तो ये ऑब्जेक्शन फाइल करने 151 जुर्म मंगाना है। इसके बाद आप इन सबके ऑब्जेक्शन फाइल करो। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी सेल करी 1 करोड़ की और उसने मुझे नोटिस भेज दिया, मैं ऑब्जेक्शन फाइल करूंगा कि भैया मैंने प्रॉपर्टी बेची 1 करोड़ की, ये इनकम एस्केपमेंट कैसे हो गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एस्केपमेंट होना चाहिए था। मेरी प्रॉपर्टी की कॉस्ट ही 70 लाख रुपए है, तो कितना बचा 30 लाख। 30 लाख की लिमिट कितनी है, 3 साल की है, और आपने 3 साल से ऊपर करा है, तो एक्चुअल में क्या है, ये इनवैलिड है। छोटा सा पॉइंट होता है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैश डिपॉजिट 50 लाख का था या 60 लाख का था, आपने 3 साल के बाद खोल दिया। भैया आपने मेरा कैश डिपॉजिट देख लिया, विड्रॉ देखा, क्या आपने कुछ कैलकुलेशन करी है,
वन साइड नहीं देखना है, आपने अपने फेवर के हिसाब से नहीं करना इनकम टैक्स ने। ऑब्जेक्शन जरूर फाइल करो। ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद वो ऑब्जेक्शन का रिप्लाई भी देगा, डिस्पोज ऑफ भी करेगा। उस डिस्पोज ऑफ का भी रिप्लाई देना है कि आपने ये पॉइंट तो ध्यान नहीं रखा है। चलिए ये प्रोसीजर हो गया। फिर आपके पास आएगा 142(1) का क्वेश्चन एयर। सारे क्वेश्चन एयर का रिप्लाई देना है या एडजोर्नमेंट प्रॉपर मांगनी है, वरना 10,000 की पेनल्टी है। ध्यान रखना, इग्नोर मत करना, देनी पड़ेगी 10,000 की पेनल्टी। क्वेश्चन एयर का रिप्लाई जरूर देना है, वरना एडजोर्नमेंट ले लेना। इसके बाद आएगा शो कोड नोटिस, ये भी जरूरी है। शो कोड का मतलब हो गया कि इनकम टैक्स वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। 95% अगर शो कोड आ गया है तो वो आपकी एडिशन करेगा। यहाँ पे भी आपको बहुत प्रॉपर रिप्लाई देना है, ऑब्जेक्शन देना है, ढंग से बनाना है। इसके बाद एक फाइनल ऑर्डर आ जाएगा 147, रीड भी सेक्शन 148, रीड भी सेक्शन 144 डबल बी सेक्शन है सारे, इसमें ऑर्डर पास होता है डिमांड के साथ। यानी कि इस केस में हो सकता है कि वो आपका ड्रॉप कर दे। मैंने भी कई बार ड्रॉप करा है, ऐसा नहीं है कि ये सब चला है। शो कोज भी आ गया, मैंने शो कोज का रिप्लाई करा तो ऑफिसर ने कहा हाँ ये बात ठीक कह रहा है, ये इसको ड्रॉप कर दें। कुछ ऑफिसर अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे होते हैं। कई लोग बाइंड होते हैं इनकम टैक्स, उनको लगता है इनकम टैक्स को फायदा पहुंचाना है। मैं फिर कह रहा हूँ इनकम टैक्स वालों से, आप केस करने के लिए बैठे हो, ये चेक करने के लिए बैठे हो कि टैक्स की चोरी हुई है नहीं हुई है। उल्टी सीधी एडिशन करने से असेसी का भी नुकसान है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इमेज भी खराब होती है। कई बार मैंने देखा है पूरा बैंक ऐड कर देते हैं। आपको अगर बैंक की ऐड करना है तो ये भी देखिए विड्रॉल भी है। ये भी देखिए कि सिर्फ प्रॉफिट एलिमेंट कुछ होगा 5% 10%, उसको ऐड कीजिए। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के बैंक क्रेडिट को ऐड करना, पूरा कैश डिपॉजिट ऐड कर देना, वो चीज़ गलत है। थोड़ा बहुत रैशनल माइंड अप्लाई करना चाहिए कि एक्चुअल में कितनी टैक्स की चोरी हुई है। किसी ने करोड़ों की चोरी करके कोई महल नहीं बना लिए हैं, कोई गाड़ी नहीं बना ली है, कोई ज्वेलरी नहीं खरीद ली है, वो सब आपके सिस्टम पे ऑलरेडी अपडेट होता है। कोई प्रॉपर्टी नहीं ली है, सब पता चल जाता है। तो मोटी मोटी एडिशन ना करके प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करें। ये बात मैं इनकम टैक्स वालों के लिए कह रहा हूँ। और जो कंसल्टेंट है ऐसी हैं, वो इस सिस्टम को समझ लें, इस सिस्टम को फॉलो करके ही प्रॉपर रिप्लाई देना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी कोई क्वेरी हो या आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं रेगुलर रिप्लाई करता हूं। फ़ोन नंबर ईमेल आईडी है, आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए हो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा कि आप इसे व्हाट्सअप फेसबुक सब जगह कंसल्टेंट सब जगह शेयर करें, ताकि एक प्रोसीजर पता चल जाए कि 148 का पूरा प्रोसीजर क्या क्या है, क्या क्या कागज़ लगाने हैं। और ये इंडिया का प्रैक्टिकल चैनल है, मैं 148 पर लगातार वीडियो डालता रहूँगा ताकि आप लोगों में अवेयरनेस फैले। इसलिए अगर मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ एक बार क्लिक करना पड़ता है, सब्सक्राइब हो जाता है। हर वीडियो पे सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।